गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट। आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हाल ही में हुए जागतिक पर्यावरण दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एमसीएल का जन्म ही हुआ है पर्यावरण की रक्षा के लिए और इसीलिए इसका हर फैसला पर्यावरण की रक्षा के हेतु होता है। तो दोस्तों, चलिए इस सिलसिले को आगे जारी रखते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन के साथ, जिसका विषय है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 43। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एम कोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। ये सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। ये सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा ये सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एम कोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।
दोस्तों, अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी को यह नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि आज के हमारे थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, वी आर स्टीलिंग द फ्यूचर, सेलिंग इट इन द प्रेजेंट एंड कॉलिंग इट
जीडीपी। जी हाँ दोस्तों, हम भविष्य से चुराकर आज इसे वर्तमान में बेच रहे हैं और उसे नाम दिया है हमने जीडीपी का। लेकिन दोस्तों, हम ये भूल बैठे हैं कि ऐसा करने से हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई भी नैसर्गिक संसाधन बची नहीं पाएगी और इस खतरे को सही समय पर पहचान कर ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस पर काम करके हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नैसर्गिक संसाधन बचाने की सोच रखते हैं हमारे आने वाले अगले स्पीकर। तो चलिए दोस्तों, आमंत्रित करते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो कहानी है पागल सांप की। पागल सांप फ्रॉम जोधपुर। अभी आपको ये देख के लगेगा कि ये कैसे इंसान है जिनको सांप भी कहा जाता है लेकिन उनको पागल भी कहा जाता है। तो ये जो कहानी है वो कहानी है कैरन रॉन्सले की। ये जो शख्स है वो इंडिया में रहने वाले नहीं है। ये बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं ही बिलोंग्स टू आयरलैंड। वो आयरलैंड नामक देश में पले बड़े सब है, लेकिन वो जब दुनिया घूमने निकले तो वो घूमते घूमते बहुत सारे देश देखने के बाद में भारत देश में आए। भारत देश में आने के बाद में उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत और स्पेसिफिकली एक आर्किटेक्चरल मार्वल, एक इंजीनियरिंग मार्वल और ज्योमेट्रिक मार्वल जो कि दुनिया में कहीं नहीं ज्यादा देखा जाता है, वैसे है इंडिया के स्टेपवेल्स। तो ये जब जोधपुर में आए और इन्होंने जोधपुर की स्टेपवेल्स यानी जिनको बावड़िया ऐसा बोलते हैं, तो ये देखने के बाद में एकदम अचंभित रह गए और वहां पे ही रह गए। तो पहले समझते हैं कि ये बावड़िया यानी स्टेपवेल्स एक्चुअली होती क्या है। हमारे जो तत्कालीन राजा महाराजा थे उन्होंने ये स्टेपवेल्स या बावड़िया इसलिए बनाई थी ताकि पूरे जो उनके राज्य के लोग हैं उनको सही तरीके से पूरे साल पानी मिल सके। तो ये एक तरह से वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे भूगर्भ जल और पर्जन्य जल ये दोनों स्टोरेज होती है और वो स्टोर होने के बाद में पूरे साल भर लोगों को मिलती है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि आपको दुनिया में कहीं भी ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे। और इसके अलावा अगर आज के इस मोमेंट पे हम सोचे कि ये स्टेपवेल्स हमें फिर से बनाना है तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आज की जो स्टेटस है ये स्टेपवेल्स की, ये बावड़िया की, तो ये एक डंपिंग यार्ड बन चुके हैं। कोई भी जो बावड़िया होती है वहां पे लोग आते जाते कचरा फेंकते हैं और वो कचरों से भरा हुआ होता है। वैसे जब हमारे आज के हीरो कैरन रॉन्सले ये जोधपुर में आए और उन्होंने ये स्टेपवेल्स देखी तो उनका स्ट्रक्चर देख के अचंभित रह चुके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पे आज दिन ब दिन कचरा ही बढ़ता जा रहा है, तब उन्होंने वहां के जो म्युनिसिपैलिटीज है पहले उनको बोला कि आप कृपया इसको साफ करवाइए। उन्होंने राह देखी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो रोज आते थे, इसको देखते थे, लेकिन एक दिन वो उठे और उन्होंने खुद इस बावड़िया को साफ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके साथ में और लोग जुड़ गए और वो आज 75 साल के हैं। 10 साल से वो वहीं पे रह रहे और उन्होंने जितनी भी जोधपुर की स्टेपवेल्स है यानी मोर देन 10 जो बावड़िया है उनको उन्होंने क्लीन किया है। आज भी वो यही चाहते हैं कि मुझे और 50-100 साल मिले इस कुदरत से ताकि मैं भारत की सभी स्टेपवेल्स साफ कर सकूं, उसको फिर से पानी से हरा भरा हुआ ऐसे देखूं और लोग यहाँ पे आए और यही पानी पूरे समाज के लिए पूरे साल भर काम में आए। तो ये थी आज की कहानी जिसमें हम देख सकते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान कहीं भी जाके एक उद्देश्य के लिए काम कर सकता है। यही आज के हमारे हीरो है। वैसे ही जब कोई नई सोच होती है जो कि समाज से डिफरेंट होती है उसको समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन यही सोच बाद में जाके एक वो समाज का नाम और पूरे देश का नाम दुनिया भर में कर सकती है। वैसे अभी मैं बुलाना चाहूंगी ऐसे इंसान को कि शायद जिनकी सोच समझ आज हमें ना समझे, लेकिन शायद हमें तब समझे जब इनके ही सोच के वजह से भारत देश हमारा फिर से नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन एमसीएल कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों 2 दिन पहले जागतिक पर्यावरण दिन था। आप सभी को जागतिक पर्यावरण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जागतिक दिन पूरे दुनिया में लगभग सभी देशों ने अच्छी तरह से मनाया। इस जागतिक दिन के ऊपर हर देश, सब लोग, सब संस्थाएं इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता निर्माण करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण के जो अलग अलग समस्याएं है, इश्यूज है, चैलेंजेस है, उसके प्रति क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, उसके लिए काम करते हैं। कई सारे संस्थाएं, कई सारे गवर्नमेंट इस दिन को नई नई पॉलिसीज का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचाएं, किस तरह से पर्यावरण का संवर्धन हम करें। दोस्तों अगर आप एमसीएल की बात करेंगे तो एमसीएल के लिए तो हर दिन पर्यावरण दिन है। एमसीएल की शुरुआत, एमसीएल की संकल्पना, एमसीएल जिस सोच के साथ शुरुआत हुई, वो सोची थी कि पर्यावरण के लिए काम कर, वो सोची थी कि पर्यावरण को इस संकट से बचाना। और इसलिए हम जो काम कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि किस तरह से हम हर उस सेक्टर में काम करें, हर उस क्षेत्र में काम करें जिस क्षेत्र में आज पर्यावरण की जरूरत है और जिस क्षेत्र के तहत हम इस पर्यावरण को बचाएं, इस संकट से बचाएं। इसलिए हम काम कर रहे हैं बायोफ्यूल्स में, क्लीन फ्यूल्स में। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में काम नहीं कर रहे। ये बायोफ्यूल्स और क्लीन फ्यूल के साथ हम फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही है। लेकिन उसी के साथ काम कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है अगर हमें पर्यावरण का संवर्धन करना है। हम काम कर रहे हैं एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में। दोस्तों सैकड़ों हजारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर दिन हम इस्तेमाल करते हैं, घर में, ऑफिस में, बाहर। और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम जब उसको फेंक देते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में आज पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं सस्टेनेबल इस प्रोडक्ट के ऊपर, जाके वो सभी प्रोडक्ट्स हमारी जरूरतों को भी पूरा करें और इस प्रकृति का भी ख्याल रखें। और ये काम करने का जो हमारा तरीका है, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो। लोकल लोग जब तक इस कार्य में अपना हाथ नहीं बटाएंगे, जब तक हम लोग एक नहीं हो जाएंगे, तब तक एक काम हो ही नहीं सकता। हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम इसको इकोनॉमिक एक इंपॉर्टेंस दें, इससे कुछ पैसे कमाए ताकि ये सब कुछ सस्टेनेबल वे में चलता रहे। इसमें जो कुछ पैसे मिलेंगे उसमें से 20% हम उस गांव के लिए, तहसील के लिए खर्च करेंगे, ताकि सब लोग एक उद्देश्य के साथ अपने भविष्य के लिए इससे जुड़े और हमेशा के लिए चलता रहे। अब ये जो बिजनेस करने का तरीका है, ये दुनिया में कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी नहीं कर रही। कोई भी कंपनी इस तरह से बिजनेस नहीं कर रही जिस तरह से हम एमसीएल काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हम जिस उद्देश्य के लिए हमें सब कुछ कर रहे हैं, वो है पर्यावरण, वो है हमारी इस धरती माँ। और इस धरती माँ को हमें फिर से बेहतर बनाना है, यही हमारा उद्देश्य। दोस्तों ये जागतिक पर्यावरण दिन है, उसकी शुरुआत लगभग आज से 52 साल पहले हुई। 1972 में जब यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस संकल्पना की डिस्कशन हुआ कि क्यों ना कि हमें एक ऐसी मंच करने की जरूरत है जिस मंच के ऊपर सभी लोग अपना योगदान दें और इस पर्यावरण के संवर्धन के लिए काम करें। और इस तरीके से 72 में इसकी संकल्पना रखी गई और सन 74 में, यानी आज से बराबर से ठीक 50 साल पहले, पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिन मनाया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, और जो अमेरिका में बनाया गया। दोस्तों उसके बाद हर साल 5 जून को ये जागतिक पर्यावरण दिन मनाया जाता है। हर साल अगर आप देखोगे तो हर साल कुछ थीम होती है, कुछ सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट, वो उद्देश्य क्या होता है, तो वो थीम, वो सब्जेक्ट ये होता है कि उस टाइम की रिलेवेंट जो कोई चीज है, जो कुछ पर्यावरण की समस्या है, वो लोगों के सामने रखे, वो लोगों के उस समस्या के साथ, उस चैलेंज और इशू के साथ लोगों को अवगत करे और बताए कि ये समस्या और इसके लिए हमें काम करना है। तो वो जो दिन होता है पर्यावरण दिन, उस दिन के ऊपर ये सभी लोग कुछ ना कुछ, वो एक थीम होती है जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके ऊपर सोल्यूशन के लिए काम किया जाता है, और कोई ना कोई एक देश इसका आयोजन करता है, जिसे होस्ट कंट्री कहते हैं। अभी आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन पिछले 50 सालों में जो देश जिसने सबसे ज्यादा बार जागतिक पर्यावरण दिन
का आयोजन किया है, उसकी होस्टिंग की है, वो देश है बांग्लादेश। पिछले 50 सालों में 10 बार उन्होंने इस जागतिक पर्यावरण दिन का आयोजन किया, होस्टिंग की। और भारत, अमेरिका और इंग्लैंड, इन्होंने हम 2-2 बार इसकी होस्टिंग की है। तो दोस्तों, ये जो रिलेवेंट इश्यूज है, थीम है, अभी ये थीम पर्यावरण के सबसे जो अहम मुद्दा होता है ना, उसको लेके होते हैं। जैसे पिछले साल 2023 में जब जागतिक पर्यावरण दिन था, तब उसकी जो थीम थी, उसका जो सब्जेक्ट था, वो था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और आज 2024 है, आगे का जो साल है 2025, उसकी भी थीम डिसाइड हो चुकी है, और उसका थीम है कि एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले साल भी प्लास्टिक पोल्यूशन, आने वाला साल भी एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ये पर्यावरण का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। ये इसलिए जरूरी है कि दोस्तों, आज की तारीख में हमारे खून में भी आज प्लास्टिक है। बच्चा जब डिलीवर होता है तो बच्चे के प्लासेंटा में भी प्लास्टिक है। तो इतना अहम, इतना डरावना अभी ये प्लास्टिक बन चुका है। इसलिए इस प्लास्टिक को लेकर पर्यावरण की थीम अभी बार बार रिपीट हो रही है। इस साल जो थीम है, इस साल 2024 में विषय है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। और इस बार जो देश है जो इसको होस्ट कर रहा है, वो है सऊदी अरेबिया। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों। मिट्टी जो है, मिट्टी एक्चुअली सभी तरह की जीवों की शुरुआत है, और ये मिट्टी दिन ब दिन जो खराब होती जा रही है, ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इश्यूज है। अभी देखिए, जितने भी जीव है दुनिया के ऊपर, वो 2 कैटेगरी में हम पकड़ सकते हैं, एक वनस्पति और दूसरे प्राणी। वनस्पति अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्राणी अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड होते हैं वनस्पति के ऊपर। हर तरह के प्राणी, जीव जंतु से लेके हाथी तक, हर तरह के प्राणी इस वनस्पति के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इवन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, वो भी ऐसे प्राणियों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो वनस्पति को खाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सभी जीव जो डिपेंड होते हैं वनस्पति के ऊपर, और ये वनस्पति डिपेंड होती है सॉइल के ऊपर। और अगर हम इस सॉइल को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें बहुत बड़ा सर्वाइवल का इशू निर्माण कर रहे हैं। और यही थीम है इस साल की दोस्तों, लैंड डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू पूरी दुनिया में बन चुका है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है लैंड, ये जमीन की, इस मिट्टी की जो उत्पादकता है, जो पोषकता है, वो खत्म होती जा रही है। ये उत्पादकता, पोषकता का मतलब है कि उस जमीन में, उस मिट्टी में जो पोषक द्रव्य है, जिसके साथ वो वनस्पति तैयार होती है, जो पोषक तत्व हम सबको लगते हैं, वनस्पति से लेके, प्राणी से लेके पूरी दुनिया को लगते हैं, वो पोषक तत्व अभी उस जमीन में नहीं रहे। और उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि ये पोषक तत्व कहां से आते हैं? ये पोषक तत्व, हर एक तत्व जो आता है, वो कंटिन्यूसली निर्माण करने का काम करते हैं छोटे छोटे जीव जो उस मिट्टी में होते हैं। हम जब कहते हैं कि मिट्टी में जान होती है, मिट्टी में एक्चुअली जान होती है। आप एक टीस्पून भर, एक चम्मच भर अगर मिट्टी लेंगे, तो उसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो कंटिन्यूसली काम करते हैं। हमने देखा कि ऊर्जा संवर्धन का नियम है, वैसे हर एक मूल द्रव्य का संवर्धन का, रिसाइकलिंग का नियम है, कंजर्वेशन का नियम है। हर कोई चीज, यानी हर एक मूल द्रव्य जो लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं, उसको फिर से रिसाइकल करने का काम ये छोटे छोटे जीव जंतु जो सॉइल में है, जो हमारी मिट्टी में है, वो कंटिन्यूसली करते हैं। अभी ये जो क्रिया है, जो करोड़ों साल से चलती आ रही, अभी इसको हम धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। कई सारे कारण है कि जिसके वजह से हम लोग खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज परिस्थिति ये बन चुकी है कि हम जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, ऐसी जमीन कि जिसके ऊपर आज हम खेती कर रहे हैं, अनाज और खान ये सब उगा रहे हैं, ये खेती अभी 40% से ज्यादा ये खेती पूरी तरह से सीवियरली डैमेज हुई है, सीवियरली डिग्रेड हो गई। यानी उसके पोषक तत्व तो बहुत ही ज्यादा कम हुए, अलार्मिंग। तो ये है लैंड डिग्रेडेशन का इतना बड़ा इशू। और दोस्तों, इसके जो अलग अलग टाइप्स अगर आप देखोगे कि किस तरह के टाइप्स होते हैं, तो नॉर्मली लोग अब तक ऐसा सोचा जा रहा था कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, ऐसे 3 टाइप के लैंड डिग्रेडेशन हो सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके से काम कर रहे हैं जो इस लैंड को, सॉइल को बिगाड़ रहा है, कि अभी इस लैंड डिग्रेडेशन के कई सारे टाइप्स बन चुके हैं। लैंड डिग्रेडेशन यानी इस मिट्टी का पतन।
अब इसके अलग अलग टाइप्स है ना, पॉल्यूशन की वजह से पतन, हम खेती अच्छी नहीं करें तो एग्रीकल्चर की वजह से पतन, अर्बनाइजेशन की वजह से पतन, हम रेडियो एक्टिविटी जो कुछ काम करें वो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उसकी वजह से पतन, इनफैक्ट ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट ये जो हो रही है उसकी वजह से पतन, लगभग 36 टाइप्स आज की तारीख में इस लैंड डिग्रेडेशन के बन चुके हैं। और ये समझना जरूरी है, ये 36 टाइप जो है ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें अलग अलग जब टाइप्स हम देखते हैं, इसके प्रकार अलग अलग देखते हैं कि क्यों ये डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हमको ये समझेगा कि इसका कारण क्या है। अगर हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर की वजह से लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा विषय, तो हमें यह समझता है कि किसकी वजह से ये हो रहा है, कौन सी वो गलत चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, और वही हम लोग उसके ऊपर सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो इसलिए टाइप समझने जरूरी है। और कॉजेस अगर आप देखोगे, ये सब अलग अलग जो टाइप्स है जो बन चुके हैं, इसके दो बड़ी कैटेगरी हो सकती है। जो कारण है, कौन से कारण है, तो एक है मानव निर्मित कारण और दूसरा है निसर्ग निर्मित या पर्यावरण निर्मित या प्रकृति निर्मित कारण। अभी प्रकृति निर्मित कारण, अभी मानव निर्मित कारण तो हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ये प्रकृति निर्मित जो कारण है, जिसमें बाढ़ है, भवंडर है, जिसमें जंगल में आग लग जाती है, ये सब ऐसी चीजें हैं दोस्तों। ये सभी जो प्रकृति निर्मित कारण है ये भी एक्चुअली मानव निर्मित कारण ही है। पूरे जो चीजें हैं जिसकी वजह से ये सॉइल, ये मिट्टी आज उसका पतन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की वजह से। क्योंकि ये सभी जो प्रकृति के कारण हम देख रहे हैं, ये सभी हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसे पूरी तरह से 100% अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मानव। और मानव के खुद के जो कारण है वो है, मेन है एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और कई सारे। तो अल्टीमेटली ये सभी जो आज जमीन का पतन हो रहा है, इसके कारण हमारी एक्टिविटीज है। आईपीसीसी रिपोर्ट ने और एक बात बताई इस बार कि क्लाइमेट चेंज और ये सॉइल डिग्रेडेशन, ये जो सॉइल का या मिट्टी का पतन हो रहा है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कैसे होता है? सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज ये जो हो रहा है, ये पूरे जो पर्यावरण का संतुलन उसको बिगाड़ रहा है। तो इस मिट्टी में भी एक संतुलन है जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बिगड़ रहा है। बट जैसे ही ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे कुछ बहुत ही सेंसिटिव ऐसे एरियाज हैं जो बहुत जल्दी इसका शिकार हो सकते हैं, और वो हो रहे हैं। और इसकी वजह से इस मिट्टी का जो पतन है वो बहुत फास्ट हो रहा है। नंबर 1 है रिवर डेल्टास। जो भी नदियां हैं, नदियों को जो कैचमेंट एरिया होता है, वो सभी एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, और वो इसकी वजह से, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जल्दी डिग्रेड हो रहा है। दूसरे है ऐसे लो लाइंग एरिया जो समुद्र को लग के है, इन सभी जो एरियाज। तीसरे है वेटलैंड्स। अब ये वेटलैंड भी ऐसी बहुत ही सेंसिटिव ऐसे एरियाज है कि बहुत जल्दी इस क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी मिट्टी है उसका पतन हो रहा है, और उसको लग के जो पूरा इकोसिस्टम है वो बिगड़ रहा है। दोस्तों, इसके साथ अभी ये तो हुआ जमीन के जो प्रोडक्टिविटी है उसका पतन। दूसरी एक चीज जो इस साल यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के सामने रख रहा है वो है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? तो डिजर्टिफिकेशन का मतलब है कि ऐसी जमीन जो उपजाऊ है, जो अच्छी है, जो कुछ कर सकती है, वो पूरी तरह से बंजर हो जाना। और स्पेशली ये जो टर्म है वो ड्राई लैंड यानी शुष्क प्रदेश, अरिड, सेमी अरिड प्रदेश, ऐसे प्रदेशों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है, हमारे धरती के ऊपर जितनी भी जमीन है, 41% यानी 41% जितनी जमीन है वो इस कैटेगरी में आती है, वो इस ड्राई लैंड कैटेगरी में आती है, वो अरिड, सेमी अरिड ऐसी कैटेगरी में आती है। पूरी दुनिया की जो जमीन है उसकी जो डिफरेंट जो कैटेगराइजेशन है, उसकी जो अलग अलग प्रकार है जो किए गए हैं, वो वहां का पर्जन्यमान, रेनफॉल कितना है उसके हिसाब से किया है। तो बेसिकली वो जमीन है कि जहां पानी कम है, जहां बारिश कम होता है। तो ऐसी जमीन आज इस पृथ्वी के ऊपर 41%, जितनी भी जमीन हमें अवेलेबल है उसकी 41% ये जमीन। और उस ऐसे ड्राई लैंड में, ऐसे शुष्क प्रदेश में ऑलमोस्ट दुनिया के 2 बिलियन लोग रहते हैं। 8 बिलियन के 2 बिलियन से ज्यादा, यानी 25% से ज्यादा लोग ऐसे जगह पे रह रहे हैं। और ये जमीन बहुत फास्ट बंजर बनती जा रही। इसका ये अर्थ है डेजर्टिफिकेशन, बंजर बनती जा रही है, रेगिस्तान बनती जा रही है।
और ये बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। यूनाइटेड नेशन ने इसकी डेफिनेशन दी है कि एक्चुअली क्या है डेजर्टिफिकेशन, और उसके लिए, उसको निपटने के लिए उन्होंने एक स्पेशल टीम का निर्माण किया। और इस टीम में, इस कमिटी में दुनिया के सभी जो एक्सपर्ट है वो है जो इसमें काम करते हैं। अभी इनका एक ही उद्देश्य है कि ये जो बहुत तेजी से ऐसे जो शुष्क प्रदेशों में जमीन रेगिस्तान बन रही है, बंजर बन रही है, उसको रोकना दोस्तों। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेगिस्तान का जो एरिया है, जैसे हम लोग भारत की बात करें, ये जो एरिया है जो रेगिस्तान बन सकता है, जो बंजर बन सकता है बहुत फास्ट, और जिसको लेके इस साल की थीम है दोस्तों, ये एरिया दुनिया के सभी देशों में है। आपको लगता है कि अगर हमारे देश की बात करें तो राजस्थान ऐसा स्टेट है कि जहां ऐसी जमीन है, तो ऐसा नहीं है। हर स्टेट में, हर राज्य में जमीन है। हर राज्य में ऐसा प्रदेश की जहां बारिश कम है, वो सभी प्रदेश इसमें आते हैं, सभी स्टेट में। तो जहां बारिश कम है वो सभी अरिड, सेमी अरिड ऐसे प्रदेश में आते हैं। और ऐसी यहाँ की जो जमीन है वो बहुत फास्ट बंजर बन रही, वो बहुत फास्ट रेगिस्तान बन रही है, और ये बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। और इसके कारण क्या है? सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम जिस तरीके से खेती कर रहे हैं वो गलत है। एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं ऐसी खेतों में, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, वो एग्रीकल्चर गलत कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इस ऐसे क्षेत्रों में पशुपालन ज्यादा होता है, और इस जब पशुपालन हो रहा है तब ओवर ग्रेजिंग, यानी जैसे ग्रेजिंग होनी चाहिए लिमिटेड एरिया में, वैसे नहीं हो रही है। और कई ऐसे एरियाज है कि जहां ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये सभी जो पशु है वो सब वेजिटेशन खा रहे हैं। तो नंबर 1 रीजन कि जिससे ये जमीन बंजर बन रही है वो ये है कि धीरे धीरे करके हम पूरे जो वनस्पति, जो वेजिटेशन यहाँ होना चाहिए, वो वनस्पति को पूरी तरह से कम कर रहे हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अर्बनाइजेशन। ऐसे कई सारे अर्बनाइजेशन यानी विकास और डेवलपमेंट के नाम पे, आर्थिक सामाजिक विकास के नाम पे हम जिस तरह से शहरों को तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। हम पेड़ों को काट रहे हैं, और इसकी वजह से ये ऐसी जमीन की जो ऑलरेडी कम पानी जिनको मिलता है, जमीन उनकी ऐसे कम पानी और कम लिमिटेड रिसोर्सेस में है, उसकी रिसोर्सेस बहुत कम हम कर रहे हैं, और ये जमीन बहुत फास्ट ऐसी बंजर बनती जा रही है दोस्तों। इसका भी, ये क्लाइमेट चेंज का भी बहुत फास्ट असर इसके ऊपर हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा तेजी से ये सब चीजें हो रही है। एक बार क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बढ़ रहा है, और ऊपर से आप वेजिटेशन निकाल रहे हो, अब ऊपर से जो पेड़ जो होने चाहिए वहां उसको निकाल रहे हैं, तो बहुत फास्ट ये बंजर बनना तैयार है, तो हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? क्यों इसके लिए इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्यों इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसको रोकना चाहिए? तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जितनी भी जमीन हमें अवेलेबल है इस पृथ्वी के ऊपर, 41% वो जमीन है जो इस कैटेगरी में आती है, जो अरिड, सेमी अरिड, ड्राई कैटेगरी में आती है, और वो अभी बंजर बन रही, वो अभी डेजर्ट बन रही है, रेगिस्तान बन रही। नंबर 1। नंबर 2, 25% से ज्यादा लोग, यानी 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग ऐसे जमीन पे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो जमीन है उसमें जितना भी एग्रीकल्चर, जितनी भी खेती होती है दुनिया में, 45% जो खेती है वो यहाँ होती है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन दुनिया में जितना भी एग्रीकल्चर आउटपुट है 60% यहाँ से आता है। और ये जो क्षेत्र है ये अमेरिका में भी है, इजराइल में भी है, भारत में भी है, मैक्सिमम जगह पे है। तो अगर अभी तक हमने टाइम पे इसको कंट्रोल नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, और बहुत बड़े इंपैक्ट इसके हो सकते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट क्या है जो हो रहा है, जो हमारे सामने है, वो है बहुत बड़े बड़े तूफान। दोस्तों, भारत में जब तूफान आते हैं, जब हम तूफान की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हवा आते हैं, बारिश आती है, बर्फ गिरते हैं। लेकिन इस रीजन में, ये जो ड्राई शुष्क जो प्रदेश है, इस प्रदेश में अभी रेत के तूफान, बहुत बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं। रेत के बवंडर, धूल के बवंडर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। अभी ये कैसे आ रहा है? ये यानी इनकी जो ये फ्रीक्वेंसी है वो तो बड़ी है, यानी जितने आने चाहिए उससे ज्यादा नंबर्स में अभी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। ये दिन ब दिन इनकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत बड़े बड़े बन के आ रहे हैं, और बहुत बड़ा नुकसान ये कर रहा है। इतना बड़ा रेत लेके जब ये तूफान आता है, किसी भी जलाशय के ऊपर जब ये तूफान जाता है, तो वहां का जलाशय, तालाब हो, नदी हो, उसको पूरी तरह से पॉल्यूट करता है। इस रेत की वजह से, इस धूल की वजह से कई सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उस क्षेत्र में शुरू होते हैं। उस
इस रेत की और धूल के तूफानों की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो नहीं होता, तो ये अफेक्ट करता है वहां के रेनफॉल के ऊपर। तो कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ हो रहे हैं और ये बार बार अभी दिखाई दे रहा है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी। अभी ये जैसा हमने देखा कि 60% जो एग्रीकल्चर आउटपुट वहां से आता है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन यूरोप, ये पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो 50% से भी ज्यादा उनको जो फूड खाना लगता है वो इंपोर्ट करते हैं। तो दुनिया को जो फूड सिक्योरिटी जो डिपेंडेंट है वो ऐसे इस क्षेत्र में जो 60% से भी ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट देता है। तो ऐसी जमीन अगर बंजर होती जा रही है, उसकी उत्पादकता कम हो रही है, अगर उसको रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ा प्रश्न आने वाले दिनों में होगा फूड इनसिक्योरिटी का। दूसरी बात, ये सभी जो एरियाज हैं, ये सभी एरियाज एशियन अफ्रीका एरियाज में कंट्रीज में उपखंड में ज्यादा है और दुनिया के ऑलमोस्ट 74% जो गरीब हैं वो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं। अभी क्या हो रहा है कि उनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो खेती है, खेती और पशुपालन। लेकिन जब अगर आपकी खेती कम हो रही है, पशुपालन ही आप नहीं कर सकते, तो ये लोग कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति वो बहुत ही उसका परिणाम हो रहा है, उनकी गरीबी बढ़ रही है और ये सभी लोग अभी ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन करके वो शहरों में जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अभी इस डेजर्टिफिकेशन की वजह से माइग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा सोशल मुद्दा बन चुका है। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, वैसे मैं बोल सकता हूं, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज है ना कि जिसे सिर्फ जरूरत है कि हमें सिर्फ सपोर्ट करने की, वो करती बराबर। हमें सिर्फ सपोर्ट उसके दिशा में हमें काम करना चाहिए तो करती है। अगर हमारे कुछ कर्मों की वजह से ये जमीन अगर खराब हो रही है, वो बंजर हो रही है, तो हम अगर अच्छी तरह से काम करें तो ये बंजर जमीन अच्छी भी हो सकती है। ये पूरा जो डिजर्टिफिकेशन, ये बंजर बनने का जो प्रोसेस है, उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये सभी जो ऐसी बंजर बनी हुई जमीन है उसको फिर से हम उपजाऊ बना सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं, और यही सोल्यूशन है। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तो सबसे पहले ख्याल रखना पड़ेगा हमारी मिट्टी का। ये मिट्टी जैसे जैसे अपना विजिटेशन जा रहे हैं, ये और इसकी फिर ज्यादा इस हवा की वजह से, विंड की वजह से या बरसात की वजह से या बाकी की कई सारी चीजों की वजह से इसका इरोजन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी इस मिट्टी को हमें फिक्स करना होगा। और वो कैसे फिक्स होगी? वो होगी सिर्फ और सिर्फ पेड़ों से, वेजिटेशन से। यानी ऐसी जरूरत है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए, लेकिन जितनी भी जो भी पॉसिबल है वो पेड़ हम वहां लगा सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं। अभी ये जो ग्रास है, ये जो वेजिटेशन है, ये वनस्पति अपनी मिट्टी को बराबर बांध के रखे। दूसरा, हमें क्या करना होगा? तो इस मिट्टी में जो उत्पादक, जो पोषकता कम है, जो पोषक द्रव्य होनी चाहिए वो जो नहीं है, उसको डालना पड़ेगा। और यहाँ बहुत बड़ा रोल आने वाला है MCL सॉइल कंडीशनर का। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कोई भी फर्टिलाइजर जो चीजें देगा वो तो ठीक है, जो फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं वो फर्टिलाइजर नेपियर ग्रास से बनने वाला। अभी नेपियर ग्रास इतना सकस, इतना न्यूट्रिशियस फूड है कि इसे हम आज की तारीख में हमारे सभी गाय भैंसों को खिलाते हैं, फूड है। तो वो उससे बना हुआ जब फर्टिलाइजर जब हम मार्केट में लाएंगे तो ये कई सारे न्यूट्रिशियस चीजें जमीन को देगा। पूरी दुनिया में जहां जहां ये बंजर बन रही है जमीन, जहां जहां डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, वहां MCL सॉइल कंडीशनर की वजह से ये दवाई की तरह काम करे और वहां की फर्टिलिटी लाए। दूसरा, ऑफ कोर्स, बेटर प्रैक्टिसेस। जो भी खेती हम लोग कर रहे हैं जो गलत तरीके की, उसको बंद करना पड़ेगा। और ये ऑर्गेनिक, ये सस्टेनेबल खेती कैसी है उसका ख्याल करना पड़ेगा। कुछ बायो इंजीनियरिंग करके भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि जहां जो बंजर जमीन है कि किस तरह से वहां सूक्ष्म जीवों के साथ हम उसकी फर्टिलिटी बेहतर करें। दोस्तों, और डेजर्ट ग्रीनिंग, यानी सिंपल है कि जहां भी आपको लगता है कि ये बंजर बनी है, अभी से कुछ ना कुछ आप वहां वनस्पति तैयार कीजिए और उसको ढकिए। क्या हो सकता है? और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बोल रही, आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअल एग्जाम्पल। क्या हो सकता है वहां, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, वो लोकल कम्युनिटी डिसाइड करके वहां एक्चुअली काम कर सकते हैं और धीरे 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 ये सब चीजें बढ़ सकती है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीका अगर हमें इसको रोकने का है, अगर हमें ये जो जमीन है, ये जो मिट्टी है, उसको अगर फिर से सही करना है,
तो सबसे बड़ा रोल कंट्रीब्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ लोकल, वहां के जो स्थानिक किसान है उनसे। वो जानेंगे, उनको बराबर पता है कि ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से हो रहा है, और कौन सी ऐसी वनस्पति है, क्या वो चीज है जिसको हम लगा सकते हैं और ये आगे बेहतर हो सकता है। तो कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में सबसे जरूरी है लोकल फार्मर्स, सबसे जरूरी है लोकल लोग, स्थानिक लोग। वो अगर जो बेटर मैनेज प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर की और उसके पहले भी जो पेड़ लगाने की है, वहां की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन से वो पौधे हैं, कौन सी वो वनस्पति वो आती है, वो वहां के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के सामने रखा है कि ऐसा काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स अफोरेस्टेशन, जहां जहां हमने पेड़ को काटा है, ये पेड़ लगाने में सबसे बड़ा काम है दुनिया का। पर्यावरण के लिए अगर कुछ सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन कुछ कर सकते हैं तो पेड़ लगाए। तो जहां जहां हमने ऑलरेडी काटे हैं, जंगल को खराब किया, तो फिर से हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे फिर से लगाएं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट विषय है जो यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सामने रखा है इस दिन के ऊपर, वो है ड्रॉट, वो है सूखा। अभी क्या हो रहा है कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में सूखा भी बढ़ रहा है और हर देश में परिस्थिति है। तो ये बढ़ता जो सूखा है वो देख के सिर्फ 1.5 साल पहले यानी नवंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन ने एक अलायंस का निर्माण किया, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, कि कैसे इस सूखे से निपटा जाए। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स, और वो भी सभी पूरी दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट है, उनको लेके उन्होंने शुरुआत की। क्योंकि ये जो चीज है, ये जो सूखा पड़ रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इस सूखे का मतलब क्या? सूखे का मतलब सिंपल है, जैसे हम सभी समझते हैं। मैं टेक्निकल मीनिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल है कि पानी का कम होना, पानी जो जलाशय में है, पानी जो हमारी मिट्टी में है उसका कम होना, पानी जो जमीन अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर जिसे कहते हैं, इस भूगर्भ में है उसका कम होना। और पानी तो जीवन है, हम समझते हैं, और इसकी वजह से पूरे उसकी पर्यावरण के ऊपर जो असर हो रहा है वो है सूखा। तो यूनाइटेड नेशन कहती है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि ये जो सूखा जहां हो रहा है या जहां हो सकता है, हमें लगता है उसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल की कितना सूखा वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है उसका। और बहुत जरूरी है ये, जहां जहां हमें लगता है कि सूखा हो सकता है, कि वहां की ये सूखे की मॉनिटरिंग जरूरी है। और ऐसे एक टारगेट नहीं, लेकिन रेड लाइन रखनी पड़ेगी कि इससे ज्यादा अगर सूखा हुआ, इससे ज्यादा अगर पानी कम हो रहा है हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, तहसील का, जो कुछ, तो वो वार्निंग सिस्टम करके हमें लेना चाहिए और अर्जेंटली उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन ने बताया। दूसरा, यूनाइटेड नेशन कहती है कि हर जगह सूखे की जो रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है, उसको असेस करना चाहिए। हमारे गांव, हमारे जो भी क्षेत्र है, कि वहां सूखे की वजह से कौन सा ऐसे क्षेत्र है कि जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जहां जल्दी सूखा हो सकता है, और कौन से ऐसे क्षेत्र है कि जहां ज्यादा रिस्क है इसकी, उस समझना चाहिए, उस तरीके से काम करना चाहिए। ये सूखे के लिए इस साल, इस दिन यूनाइटेड नेशन कह रहा है। अल्टीमेटली क्या है, सूखे की वजह से, सूखे में एक ही चीज हम सब सीखनी चाहिए और करनी चाहिए, वो है बेटर वाटर मैनेजमेंट। हर एक बूंद पानी जो आज हमें मिलता है इस बारिश की वजह से या जो भी है, हर एक बूंद पानी किस तरह से हम रिसाइकल करें, उसके ऊपर काम करें। हर एक बूंद पानी किस तरह से हमारे जमीन के अंदर जाए, इस मिट्टी में जाए, इस भूगर्भ या ग्राउंड वाटर में जाए, और उसको रिचार्ज करे, इसके ऊपर काम करना है। और इसके सारे कई सारे ऐसे फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड है जो किए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों चीज आज हमने देखी। जमीन का, इस मिट्टी का पतन हो रहा है, ये जमीन बंजर बनती जा रही है, रेगिस्तान बनती जा रही है, और ये सूखे की ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, संकट हमारे सामने, इसके लिए हमारे कुदरत ने बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल ऐसा सॉल्यूशन हमारे सामने रखा, हमारी माँ ने, और वो है पेड़। दोस्तों, पेड़ सभी चीज का सॉल्यूशन। ये तीनों चीज जो हमने देखी ना आज, उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, पेड़। और ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष ही लगाने, जो भी पेड़ वहां आ सकता है, जो भी पेड़ उसके साथ कर सकते हैं, वो सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट जो सॉल्यूशन है वो मदर नेचर ने या माँ ने हमारे सामने रखा। अभी इससे क्या होगा, इससे तो एक तो आप जो जमीन की फर्टिलिटी है वो बेहतर करेंगे, क्योंकि ये वही पेड़ होते हैं जो कार्बन लेते हैं, कार्बन बेहतर करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसका जो फिक्सेशन है
वो पेड़ करते हैं, पेड़ की वजह से वही जीव जंतु उनको सपोर्ट मिलेगा, वो आएंगे वहां। अगर आप सूखे की बात कर रहे हैं तो सूखे हर बूंद जो पानी है वो पानी नीचे तक लेके जाने के लिए इसके जो रूट सिस्टम होते हैं वो बेसिकली पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन जैसे हम समझते हैं वो पाइपलाइन है। ये पेड़ की जो नीचे की रूट सिस्टम है, बड़े बड़े वृक्ष जब होते हैं उनकी नीचे जो बड़ी रूट सिस्टम होती है वो बेसिकली पाइपलाइन होती है। वो बेसिकली हमारे हर एक बूंद के पानी को दूर दूर लेके जाती है और वो रिचार्ज करती है। और यही वो पेड़ है कि जिसकी वजह से ये जो इरोजन है नहीं हो सकता, इसका जो बंजर बनना है, डिजर्टिफिकेशन, वो नहीं हो सकता। तो सबसे आसान तरीका अगर कुछ है तो वो पेड़ लगाना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि कुदरत ने, इस माँ ने एक ना हर चीज, कोई भी क्षेत्र, अभी अगर हम समझते हैं कि 41% ऐसा क्षेत्र है कि जहां बारिश कम हो रही है, तो वहां भी इस कुदरत ने करोड़ों साल से एक व्यवस्था बना के रखी जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अभी इस पर्यावरण में, इस इकोसिस्टम में, उस व्यवस्था में जो कुदरत ने की है, इस माँ ने की है, वो इस तरह से प्रॉपर है। इसमें जीव जंतु भी है, उसमें छोटे से कीटक भी है, चींटी है, मक्खी है, उसमें केचुए है, सांप है, उसमें बड़े बड़े जानवर हो सकते हैं, लेकिन ये सभी एक बहुत अच्छा जबरदस्त संतुलन बनाते हैं। इस तरह के संतुलन बनाते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसी मिट्टी को उपजाऊ रखना, उसकी पोषकता अच्छी तरह से रखना, कैसे इस मिट्टी को बंजर होने से रोकना, कैसे इस पानी का ख्याल रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमें कुछ करना होगा लोगों को, मनुष्य को, तो वो इस इकोसिस्टम को समझ के पहले उस इकोसिस्टम का ख्याल रखें। अगर हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, जो व्यवस्था माँ ने, कुदरत ने बनाई, उस व्यवस्था को ख्याल रखे ना, तो ये व्यवस्था ही हमारे सभी प्रॉब्लम दूर करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को ख्याल रखना। और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर जो है बहुत नंबर 1 रीजन है कि जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इंटेंसिव फार्मिंग, मोनोकल्चर, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए मुझे, पर एकड़ में इतना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, इतना केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये बिजनेस के एंगल से सिर्फ हम जब देखते हैं, और बहुत बार अभी ब्राजील जैसे देशों में तो आप जंगल को काट रहे हो और वहां खेती कर रहे हो। आई मीन बहुत गलत है। जो खेती है वो सर्कुलर होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, और इसके बहुत आसान तरीके हमारे सामने हैं। तो उस तरीके से अगर हम लोग करें तो ये उत्पादकता, ये मिट्टी की जो उत्पादकता है, पोषकता, फिर हजारों सालों तक वैसे चली रहेगी। और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरी दुनिया में सभी देश, यूनाइटेड नेशंस, सब लोग बोलते हैं, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जब तक लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए ना, कुछ भी नहीं हो। हम कितने भी इस पे बात करें, कितने भी पॉलिसीज करें, कितने भी इसके ऊपर डिस्कशन करें, लेकिन जब तक लोकल लोग, स्थानिक लोग मिट्टी को, जैसे मैडम ने कहा कि वो जयपुर में जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया, लोग जब तक नहीं आएंगे, हम जब बार बार जाएंगे म्यूनिसिपालिटी में, बोलेंगे कि आप करो, ऐसा नहीं होगा। और नहीं होता है। पूरी दुनिया में ये पता है, और पूरी दुनिया सब ये रखते हैं कि अगर पर्यावरण का जहाँ इशू है, कंपल्सरी लोगों ने जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करते तब तक ये होगा ही नहीं। और दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंस है ये सभी, ये सैटरडे सेशन का, ये फ्राइडे सेशन का, ये जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है प्रॉफिट का। ये जो मैं करता हूँ, या सैटरडे सेशन के लिए मैं बार बार बोलता हूँ और कहता हूँ कि सैटरडे सेशन कितना जरूरी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पूरे साल में 365 दिन में एक दिन आप पर्यावरण दिन करोगे तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? और दूसरी बात, कई सारे ऐसी क्षेत्र है ना कि जहां ये प्रॉब्लम नहीं है पर्यावरण, या वहां सूखे की, या ये डेजर्टिफिकेशन, ऐसी प्रॉब्लम नहीं, दूसरा कुछ पर्यावरण का प्रॉब्लम, तो वो जो चीज है वो हमें बार बार बतानी पड़ेगी। हर हफ्ते में एक बार 1 घंटा सिर्फ देना पड़ेगा ना इसे। हमारे गांव के लिए, हमारे तहसील के लिए खड़ा होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमारे तहसील में, हमारे गांव में ये प्रॉब्लम, पीने का पानी का प्रॉब्लम है, ये बताना पड़ेगा ना, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और इसके लिए हम ये सब कुछ कर सकते हैं। पर्यावरण को लेकर तो मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। पर्यावरण के लिए इस माँ ने, कुदरत ने इतना कुछ करके रखा है, हमें सिर्फ एक होकर उस दिशा में काम करने की जरूरत है। हर हफ्ते जब ये काम करेंगे ना तब ये सॉल्व होगा। और इस सैटरडे सेशन ये हर हफ्ते जो करता है, ये हर फ्राइडे जो सुबह में आता हूं, तो इसका उद्देश्य बस वही है कि इस दुनिया को बेहतर बनाना है। इस पर्यावरण का संवर्धन, इस माँ का संवर्धन करेंगे तो बच्चों का संवर्धन होगा। ये
ये एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, ये सब चीजें तब होगी जब हम अपने प्रकृति का, इस मिट्टी का ख्याल रखेंगे। और इसके लिए जरूरी है हर हफ्ते 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा लोगों के सामने इस चीज को रखना। और दोस्तों देखो, कंडीशन अभी इतनी भयंकर हो चुकी है इस सॉइल को लेकर, पूरी चीज को, पर्यावरण को लेके, तो मैं आपको कहता हूं कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन के पर्यावरण के जो प्रमुख है, उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 साल है, 2 साल। जिस तरह से परिस्थिति अभी खराब हो रही है, सिर्फ 2 साल है। इस 2 साल में अगर हमने ये काम नहीं किया ना, तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली, इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते, ऐसा उन्होंने कहा। इतने चिंतित है वो जो यूनाइटेड नेशन के प्रमुख है इस क्लाइमेट चेंज के। और यही कारण है ना कि सदगुरु, श्री श्री सदगुरु, आपको अगर पता होगा तो हमारे साउथ के बहुत बड़े रिलीजियस लीडर, उन्होंने पूरे दुनिया में वो मोटरसाइकिल पे और जो रैली निकाली सेव सॉइल की। क्या जो लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं, जो इस प्रॉब्लम को जानते हैं कि कितना जरूरी है और कितना ज्यादा भयंकर बन चुका है, वो समझते हैं कि कितनी जरूरत है ये काम करने की। और इसलिए ये पर्यावरण की चीज, या आज जो हमने जो सब्जेक्ट डिस्कस किया, इसके लिए जब तक लोग नहीं आएंगे, जब तक लोग आंदोलन नहीं करेंगे, यानी परिस्थिति तो अभी ऐसी बन चुकी है कि आंदोलन करना होगा, मूवमेंट करनी होगी, तब जाके हम इस पर्यावरण को बचाएंगे इस संकट से। और दोस्तों इसी चीज में ना, ये हमारा जो बिजनेस मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बात सभी करते हैं, सभी बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लोग आने चाहिए, लेकिन किस तरह से आने चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, कैसी फिजिबिलिटी आएगी, कैसी सस्टेनेबिलिटी आएगी, ये सब जो काम है, ये काम को जब तक आप कुछ आर्थिक उसको साथ में नहीं जोड़ेंगे, जब तक आर्थिक इससे कुछ कमाई नहीं होगी, तब तक ये फिजिबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म, ये सस्टेनेबिलिटी भी नहीं चलेगा। एनजीओ कितने दिन काम करेगी? लेकिन अगर इसके साथ अगर कोई बिजनेस मॉडल जुड़ा है, तो फिर सब लोग काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी होगी और पर्यावरण का ख्याल भी रखेंगे। और ये सब जो काम हम कर रहे हैं, तो बिजनेस मॉडल जो एमसीएल का है, अभी सब लोग राह देख रहे फंडिंग। जैसे फंडिंग आएगी, जैसे अभी बहुत जल्दी आएगी, ये फंडिंग आने के बाद, ये सभी प्रोजेक्ट चलने के बाद पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल हो, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस तरह से काम कर रही है और इतने बड़े स्केल पे कर रही है। ऐसा नहीं कि हमें एक तहसील करके, एक गांव करके फिर सामने रखेंगे। इतने बड़े स्केल में, इतने बड़े लेवल पे एमसी जिस तरह से काम कर रही है, दोस्तों आने वाले दिनों में एक्चुअली यूनाइटेड नेशन में सभी लोग ये बताएगी कि इस तरह से काम करना चाहिए, ये तरीका होगा, तब जाके हम इस पर्यावरण के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जिस तरह से काम हम कर रहे हैं, ये फंडिंग आने के बाद जिस तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड लगाएंगे, पूरे प्रोसेस में हम अपने देश को भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनाएंगे। ये प्रॉब्लम तो के सोल्यूशन तो रखेंगे, लेकिन दुनिया को भी, दुनिया में अपने देश को भी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे, जो हम काबिलियत हम रखते हैं। और फिर से हमारे देश को वहां लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एमसीएल। सो जल, जमीन, जंगल के डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो एमसीएल। तो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार, और एक फ्राइडे वेबिनार शाम सर का हमारे सोच पे एक जोरदार प्रहार। तो उन्होंने जो आज बात की कि जल, जमीन, जंगल और क्लाइमेट चेंज किस तरह से जा रहा है और उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। जैसे बचाने का काम करने वाले हम एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन, हम साथ मिलके ही ये बदल ला सकते हैं, और ये बदल लाना ही हमारा ध्येय है, वो यही एमसीएल का उद्देश्य है। तो यही बात को लेकर और एक बार शुक्रिया हम सबका जो आज ये बात सुनने को आए। एवरीबॉडी हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड दोस्तों, मैं आप सभी को फिर एक बार यहाँ पर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ में शेयर की गई है, इस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर श्याम गोलब सर का, जिन्होंने आज फिर एक बार किस तरह से एमसीएल ट्रिपल बॉटम लाइन के ऊपर काम कर रही है, और इसी मकसद को लेकर हम जो काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये सारे जो प्रॉब्लम्स जो ग्लोबल लेवल पर हम फेस कर रहे हैं, इनको सुलझाने की ताकत एमसीएल रखती है। और ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों के विश्वास के जोर पर। ये फिर एक बार अंडरलाइन करके बताया, जिसके लिए उनका मैं तहे दिल से आप सभी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने आज फिर एक बार एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की स्टोरी हमारे साथ शेयर की,
जो एक छोटे से मकसद को लेकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर दांव पर लगा चुका है। दोस्तों चलिए शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी लोगों का जो हमारे साथ एमसीएल परिवार के साथ में पूरे विश्वास के साथ में जुड़े हैं। हमारे नेशनल सस्टेनेबल कंसल्टेंट, हमारे सारे एमएसएस, एमवीपी, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, यहाँ दोस्तों हमारे परिवार का हर एक इंसान जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उस सभी का मैं तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब लोगों से यह दरख्वास्त करता हूँ, जल्दी ये सारी चीजें बदलने वाली है। तब तक आप अपना, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए धन्यवाद।